राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर समकक्ष चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने किया राजकीय स्वागत। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चल रहा है भारत। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की योजनाओं का किया जिक्र। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे के बाद दोनों लाइनों पर रेल सेवा बहाल। सवारियों को लेकर निकली कोरोमंडल एक्सप्रेस। रेल मंत्री ने कहा, अभी खत्म नहीं हुई जिम्मेदारी। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन को दिल्ली में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता में नए रक्षा इनोवेशन और औद्योगिक सहयोग समेत अन्य पहलुओं पर चर्चा। तेल की गिरती कीमतों पर नियंत्रण के लिए उत्पादन में कमी करेगा सऊदी अरब। जुलाई से रोज 10 लाख बैरल तेल की कटौती का फैसला। और नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। राफेल नडाल के रिकॉर्ड को तोड़ा। कार्लोस अल्काराज ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल वो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर सूरीनाम गईं। यहां उनके समकक्ष ने राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू आज सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ एक प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक करेंगी। बाद में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेंगी। अपने इस दौरे में राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों से संवाद भी करेंगी। उनकी यात्रा का फोकस दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को व्यापार के अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होगा। इस दौरे का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रपति भारतीयों के सूरीनाम में आगमन की आज मनाई जा रही 150वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। और अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पर हैं। आज उनकी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों ने सैन्य हार्डवेयर के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर चर्चा की। ऑस्टिन की यात्रा पीएम मोदी की वॉशिंगटन यात्रा से 2 हफ्ते पहले हो रही है, लिहाजा उनका ये दौरा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत से पहले अमेरिकी रक्षा सचिव को दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को 3 रेलगाड़ियों में हुई भीषण टक्कर के बाद कल शाम से अप और डाउन लिंक दोनों ही तरफ से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। पहले आप वो तस्वीरें देखिए जो आज सुबह की हैं। ये वही जगह है जहां पर 3 जून को 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी, जिसके बाद से कर्मचारी लगातार दिन रात रेल ट्रैक को ठीक करने में जुटे हुए थे। इस रूट पर कल रात से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात का भरोसा जताया है कि बुधवार सुबह तक रेल सेवा सामान्य हो जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद से लगातार दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। इस बीच कल देर रात मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो खो गए हैं जल्द से जल्द उनके परिवार के लोग उनके पास पहुंच जाएं। रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के कारण तलाशने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है।
आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बेहद भावुक हो गए रेल मंत्री इस दौरान बात करते हुए। आपको बता दें, बालासोर में अप और डाउन ट्रैक रेस्टोरेशन के काम के बाद इस रूट पर पहली बार आज कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी है। हावड़ा से चेन्नई की तरफ जाने वाली कोरोमंडल ट्रेन की नई सवारियों के साथ दुर्घटना स्थल से पहली बार गुजरते हुए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने खास कवरेज की है। सुन रहे हैं आप, ये आवाज ही आपको बता सकती है कि इस रूट पे किस तरीके से ट्रेन की जो है वो बहाली शुरू की जा चुकी है। ये ट्रेन ये अप लाइन है जो कि यहाँ से कोलकाता से होके पुरी के लिए जा रही है। और हमारे सामने जो है चेन्नई मेल यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस, देखिए जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसी की नई रैक जो है ये यहाँ से जा रही है। जो भीषण हादसा हुआ था कोरोमंडल एक्सप्रेस का, उसके जगह पर इस नए कोच को जो यहाँ पे लगाया गया है। और ये ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस अब इस रूट पर दुर्घटना के बाद पहली बार आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना स्थल से जो है वो अब इसके नए रैक जो है वो चेन्नई के लिए रवाना हो रही है। तमाम जो पैसेंजर्स यहाँ पर फंसे हुए थे वो सभी पैसेंजर्स कलकत्ता हावड़ा से लेकर के शालीमार स्टेशन से लेकर के जो चेन्नई जाने वाले थे उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। पूरे साउथ के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर। ट्रेनों के आवागमन को इस रूट पे जो ये डाउन लाइन का यानी कि हावड़ा जा रहा है इसे भी सुचारू किया जा चुका है। सिर्फ 51 घंटे में, महज 51 घंटे में जो रिकॉर्ड टाइम है इसे पूरा किया जा चुका है। और ये खास तस्वीर है, ये बहुत खास तस्वीर है, खास तौर पे इसलिए कि ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है। कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसमें सबसे ज़्यादा जो है कैजुअल्टी हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए, इसी जगह पर तकरीबन 128 किलोमीटर की रफ्तार से वो टकराई थी मालगाड़ी से। और उसके बाद बेंगलोर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस से डिरेलमेंट के कारण टकराई, जिसमें इतनी बड़ी कैजुअल्टी हुई, इतने लोग जो है घायल हुए। ये तस्वीर में देखिए आप, पैसेंजर्स भी जो है ट्रेन के अंदर वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तमाम इस ट्रेन को बहुत ही चर्चित ट्रेन है ये साउथ के लिए। राजधानी का दर्जा इसे दिया जाता है इसके सुपर फास्ट स्पीड को लेकर के हो या फिर इसकी जो टाइम टेबल को लेकर के। ये ट्रेन बहुत ही खास है। और ये पहली तस्वीर है कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो आप दूरदर्शन न्यूज़ पे देख रहे हैं। इस लाइन को 51 घंटे के अंदर रेल मंत्री यानी रेल के मुखिया खुद स्वयं जब इस पूरे अप और डाउन के रूट को जो है उन्होंने चालू किया, उसके बाद से कई ट्रेनों का आवागमन हुआ। लेकिन ये पहली तस्वीर कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो आप दूरदर्शन पर देख रहे हैं। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बालासोर। और बालासोर में हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह लगातार आप तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। उन्होंने दुर्घटना स्थल के नज़दीक जिनका सबसे पहला घर है यानी कि इस घटना के जो सबसे पहले चश्मदीद हैं उनसे बात की है। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। जो जिन लोगों को निकाला उनको घर पे लेके आए, घर पे लेके आए, वहाँ पानी पिलाए। इतना ब्लड यहाँ पे गिरा हुआ था, यहीं पे एक आदमी मतलब इसको लेके आए, यहीं पे बैठे बैठे 10 या 15 मिनट के अंदर यहीं पे मर गए वो लोग चोट की वजह से। जी मतलब सर पे चोट लगा था तो यहीं पे वो मर गए। फिर आप क्या बोगी के अंदर गए? बोगी से बोगी के अंदर कैसा था? मतलब वो सब टूटा फूटा पड़ा था उसको मतलब बहुत मुश्किल से। और शीशा तोड़ के फिर एसी बगी में शीशा तोड़ के अंदर फिर जाके ये करना पड़ा। मेरा एक भतीजा है, उसका पैर में चोट लगा है, इतना सा मतलब यहाँ पे पूरा कट गया। अभी हॉस्पिटल गया है, उसको ड्रेसिंग करके आएगा अभी। मतलब काफी विभत्स बन जाए, काफी विभत्स उसको मतलब बयान नहीं कर सकता मैं। जी, तो आप समझ सकते हैं इन्होंने अपने आंखों से देखा इस एक्सीडेंट को। पहला घर है इनका इस ट्रैक के बाद। और इन्होंने इस जो ये दर्दनाक हादसा रहा उसे शायद ये बयां भी नहीं, सोचना भी नहीं चाहते कि कितना बड़ा ये हादसा था। वो कहते कि भगवान ना करे ऐसा दिन किसी और को देखना पड़े। लेकिन स्थानीय लोगों की जो मदद है वो काबिले तारीफ है। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बालासोर। तो ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे पर भारत के प्रति दुनिया भर से जिस तरह से एकजुटता और सहानुभूति देखने को मिल रही है उस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान आया है। नामीबिया में उन्होंने कहा है कि विश्व हमारे पक्ष में खड़ा है। मैं आपको ये कहूँगा कि दुनिया भर से बहुत लोगों ने,
और यहाँ के जो विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने भी अपनी सॉलिडारिटी प्रकट की है, अपनी सिंपैथी भेजी है। मुझे भी बहुत फॉरेन मिनिस्टर्स और बाकी जो दोस्त जो दुनिया में हैं उनका भी मैसेज आया है, प्रधानमंत्री जी को भी आया है। और ये एक उदाहरण है कि आज की दुनिया कितनी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है कि और ये भी है कि दुनिया भारत के साथ कितनी जुड़ चुकी है कि हमारे यहाँ ऐसी दुर्घटना हुई और पूरी दुनिया को लगा कि हमें भी इस समय में भारत का साथ देना चाहिए। और आपको बता दें, ओडिशा में एक और मालगाड़ी के पटरी से उतरने की खबर सामने आ रही है। ओडिशा के बारगढ़ जिले के मेधापल्ली में एक मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। ये मालगाड़ी एक निजी फैक्ट्री की है। निजी सीमेंट फैक्ट्री ने बारगढ़ में अपना एक छोटा सा नैरो गेज बिछा रखा है जो कि उसके निजी संपत्ति के अंदर है। उसकी 5 बोगियां पलट गई हैं। इस मालगाड़ी का भारतीय रेल से कोई लेना देना नहीं है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि विकास और पर्यावरण दोनों में संतुलन बनाकर रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो प्रतिबद्धता जाहिर की गई है, पर्यावरण मंत्री ने मिष्टी द मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शायोलाइन हैबिटेट्स एंड इनकम स्कीम भी लॉन्च किया। पूरी दुनिया में आज जब मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के द्वारा, एडेप्टेशन मेजर जब सोसाइटियल बिहेवियर के द्वारा हो रहे हैं, तो ऐसे में एनवायरमेंटल सेंस लोगों के बीच में खड़ा हो, इसके लिए एक मिशन लाइफ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ग्लासगो में मिशन लाइफ का पूरा एक विषय दुनिया के सामने रखा गया, उसको COP27 में शर्म शेख के कवर डिसीजन में स्वीकार किया गया। भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में मिशन लाइफ का भी जिक्र किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत ने 2022 में प्लास्टिक को, सिंगल यूज को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया और आज जब पूरी दुनिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बीट द प्लास्टिक इस थीम पे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी आगे कार्रवाई कर चुका है। और पर्यावरण दिवस पर बीजेपी हेडक्वार्टर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पौधारोपण किया। 5 जून को हर साल ये दिन मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर न सिर्फ केंद्र की सरकार बल्कि बीजेपी भी हमेशा सक्रिय देखी जाती है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देहरादून में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश को शुद्ध हवा, पानी और शुद्ध पर्यावरण देने का काम करता है। यहाँ अधिक से अधिक हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहकर पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी अपने स्तर से हो कर सकते हैं और कर रहे हैं। प्रयागराज में संगम के तट पर एक पृथ्वी और बन गई है। जी हां, आज पर्यावरण दिवस के खास अवसर पर सैंड आर्टिस्ट अजय और मनोज ने रेत से 15.24 मीटर के गोले में पृथ्वी की आकृति बनाई है, जिसमें 120 फीट लंबे और 40 फीट चौड़ाई वाले हिस्से में अंग्रेजी में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे लिखा गया है। अपनी सैंड आर्ट के जरिए इन कलाकारों ने पर्यावरण संरक्षण की अपील की है। और भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर के अटारी में रोका और मार गिराया। जी हां, ड्रोन के जरिए 3.2 किलोग्राम की हेरोइन बरामद लेकर जा रहा था।
बीएसएफ को पिछले 2-3 दिनों से इनपुट्स मिल रहे थे कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी करने की कोशिश हो रही है और इन्हीं इनपुट्स के आधार पर सैनिकों ने कार्रवाई करते हुए कल रात एक ड्रोन और 3.1 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। और बिहार के भागलपुर में आगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने से कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा जरूर देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी इसी पुल का यही हिस्सा गिरा था। इस पुल के गिरने के बाद आज सुबह की एक और तस्वीर सामने आई है। लोगों का कहना है कि अभी पुल पर गाड़ी भी नहीं चली। अगर गाड़ी चलेगी तो पता नहीं क्या होगा, लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए। ये पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। कल रात इस पुल के गिरने का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर हर किसी की आंखें खुली रह गई। इसके बाद से बिहार सरकार के कामकाज पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। 5,000 से ऊपर आदमी पहुंच गया यहाँ पे। घायल कोई हुआ था? घायल नहीं हुआ है। घायल कोई नहीं। क्या लगता है पुल चालू रहती तो संख्या होती घायलों की काफी? हाँ, तो अभी वहाँ आदमी रहता तो घायल तो पूरा होता। वो आदमी हटा दिया गया पहले। सुन करके जो है ना बहुत ही ताजुब लगा। जैसा लगा कि जैसे जो है ना ऐसा घटना होना ही नहीं चाहिए ना। भविष्य में अगर पुल निर्माण भी हो जाता है तो कुछ लोग कहना है कि चढ़ने से भी डरेंगे। बहुत ही भयानक स्थिति है। देखा कि छोटा सा एक टुकड़ा गिरा, उसके बाद जब मैंने देखा कि छोटा सा टुकड़ा गिरा, आवाज हुआ तो हम देखे कि पाया क्यों धस रहा है, तो इधर एक धस गया। उसके बाद 3 मिनट के अंदर सब गिर गया पूरा। बगल में नाव लगी थी, गंगा घाट जो नाव चलती है, वो नाव में आदमी से बुथल पुथल करने लगा, आदमी चिल्लाने लगा। उसके बाद देखे इधर उधर भागने लगा, तो हम लोग जाके उसका सहारा दिया कि भाई रुकिए, नाव बंधा हुआ था इसलिए कुछ नहीं हुआ। नाव में पूरा बेग चल रहा था पानी में। पिछले साल यही 5 नंबर पाया गिरा और जिसमें सेगमेंट खाली गिरा था, पाया रह गया था और सब टूट के बिखर गया। अभी तो सब पाया था सब टूट गया। और भारत में सेवा गतिविधियों में सुधार हुआ है। मई महीने में सेवा क्षेत्र के लिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 61.2 दर्ज किया गया, जो अप्रैल में 62 पर था और जो 13 साल के उच्चतम स्तर पर था। मई महीने में सेवा क्षेत्र के लिए पीएमआई 61.2 पिछले 13 साल में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। क्रेडिट एजेंसी S&P ग्लोबल की ओर से जारी सेवा क्षेत्र के लिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अप्रैल में लगभग 13 साल के उच्चतम स्तर पर 61.6 पर पहुंची, क्योंकि अक्टूबर 2020 के बाद विनिर्माण क्षेत्र में काफी तेजी से विस्तार हुआ है। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हैदराबाद में तीसरे हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में आए डेलीगेट्स ने आज पालापिट्टा साइकिलिंग पार्क में सुबह साइकिल चलाई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल ने भी डेलीगेट्स के साथ साइकिल चलाई और कहा कि साइकिल न केवल पर्यावरण को बचाती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि जब G20 का डेलीगेशन हैदराबाद में है और आज पर्यावरण दिवस है 5 जून को, तो हमारे G20 के पूरे डेलीगेशन के इंचार्ज जो लव अग्रवाल जी हैं, आज इस पार्क में हम लोगों ने अपने विदेशी भाई बहनों के साथ जो G20 के मेंबर हैं यहाँ साइकिलिंग करके ये संदेश देने का काम किया है कि इस समय देश को सबसे बड़ा खतरा गिरते हुए भूजल स्तर से, ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये बड़े करंट इशू हैं। तो पर्यावरण को बचाना है, हमें हिमालय को भी बचाना है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ओपेक प्लस से जुड़े देशों की घंटों तक चलने वाली बैठक के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि वो तेल की गिरती कीमतों पर काबू के लिए इसके उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कटौती करेगा। सऊदी के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने एक बयान में इस बात का खुलासा किया और उन्हें तेल बाजार को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी वादा किया। सऊदी अरब जुलाई में अपने उत्पादन को 90 लाख बैरल प्रतिदिन से कम करने वाला है और इसके अलावा अतिरिक्त स्वैच्छिक कटौती का विस्तार कर सकता है। जून 2021 के बाद से सऊदी अरब के लिए ये सबसे कम उत्पादन स्तर होगा।
इससे पहले ओपेक प्लस के सदस्य देशों द्वारा उत्पादन में 2 बार कटौती की गई थी, लेकिन इससे तेल की गिरती कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका था। As we have done in April, whereby the countries that had agreed to do the voluntary cuts have extended that voluntary cuts to end of 24, which is 1 million barrel of reduction for the start that starts at the 1st of July, and that million is also extendable. We as a cluster of 23 countries, we will do whatever it is necessary to bring stability to this market. और सूडान में हालिया संघर्ष विराम समझौते की अवधि समाप्त होने के साथ ही खार्तूम में फिर से हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणाम स्वरूप सूडान के अशांत दारफुर क्षेत्र में संघर्ष में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। एक टेलीविजन फुटेज में विराम की अवधि समाप्त होने के बाद रविवार को राजधानी के ऊपर काला धुआं देखा गया। राजधानी खार्तूम में लड़ाई के कारण बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई है और नुकसान हुआ है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट आई है और बिजली और पानी की कटौती समेत खाद्य आपूर्ति में भी कमी देखी गई है। इजरायल ने रविवार को इजिप्ट से लगी अपनी सुरक्षित सीमा पर गोलाबारी में मारे गए 3 सैनिकों को दफना दिया और मौतों की विस्तृत और गहन जांच की घोषणा की। वहीं इजिप्ट ने अपने सुरक्षा बलों के एक सदस्य पर नेगेव रेगिस्तान में संघर्ष का आरोप लगाया है, जो ये कहते हुए मारा गया था कि जब वो इस्राएली सैनिकों का सामना कर रहा था, तब वो मादक पदार्थों के तस्करों की खोज में सीमा पार कर गया था। इसी के साथ इजिप्ट का कहना है कि वो इस घटना की जांच के लिए इजराइल के साथ काम कर रहा है। वेनेजुएला में बाढ़ के कारण दक्षिणी इलाके में एक सोने की खदान ढह गई, जिसमें कम से कम 12 खनिक मारे गए हैं। वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में एल कैलाओ में स्थित तालावेरा खदान में बुधवार को भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, लेकिन बचावकर्मी शनिवार से पहले तक बचाव कार्य पूरा नहीं कर सके। अधिकारियों ने कहा है कि अन्य 112 लोगों को बचा लिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शक्तिशाली सेना और उसके खुफिया एजेंसी पर खुलेआम उनकी राजनीतिक पार्टी को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इमरान खान ने कहा है कि उन्हें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें एक सैन्य अदालत में पेश किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। इमरान खान ने पहले ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पर कार्रवाई में सेना के हाथ होने का संकेत दिया था, लेकिन शनिवार की रात अपने लाहौर स्थित घर में एक साक्षात्कार में उनकी टिप्पणी अब तक की सबसे स्पष्ट टिप्पणी थी। सेना के प्रवक्ता ने इस पर अभी कुछ नहीं कहा है। और आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अवधेश राय हत्याकांड में फैसला आ गया है। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय घर से बाहर खड़े हुए थे, तभी एक वैन तेजी से आकर रुकी। अंदर से कुछ लोग निकले और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही ये हमलावर फरार हो गए। तो इस मामले में दोषी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। आशुतोष शुक्ला हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या है पूरा अपडेट? देखिए सहला, जिस तरह से आपने बताया कि ये घटना जो है 3 अगस्त 1991 को जो है वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लवरावीर इलाके में घटी थी। इनके अजय राय जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, पिंडरा
विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके हैं, उनके बड़े भाई थे। और इस तरह से पिछले 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई गई है। उसमें सबसे अधिक जो है चर्चित और जिस पर लोगों की निगाहें थी वो मामला अवधेश राय हत्याकांड का था। पिछले 32 साल, लगभग 32 सालों में 31 साल 10 महीने तक मामला चला। और इस मामले में सबसे खास बात यह रही कि इसकी पत्रावली तक गायब हो गई और उसके बाद जो है फोटो स्टेट कॉपी पर अदालत ने सुनवाई करके यह फैसला दिया है। अभी 2 बजे जो है सजा, दोषी पाए जाने के बाद सजा क्या होगी उस पर भी जो है फैसला आएगा। 2 बजे जो है जो न्यायाधीश है वो MP MLA कोर्ट के वो जो है अवनीश गौतम वो अपना फैसला सुनाएंगे कि क्या इनको सजा दी जाए। जिस तरह से मामला सामने आया था, ये पूर्वांचल में जो बाहुबलियों की टकराहट थी उसमें सबसे चर्चित मामला था। मुख्तार अंसारी को इसमें दोषी पाया गया है। अजय राय जो इनके छोटे भाई हैं अवधेश राय के, उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी सहित 3 लोगों को नामजद किया था। यह मामला काफी दिनों तक वाराणसी में चलता रहा। उसके बाद जो है वाराणसी में विस्फोट होता है जिसको लेकर के इसमें से एक नामजद अभियुक्त ने जो है हाईकोर्ट में गुहार की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मामले अभी रोक दिया जाए। कुछ दिन रुका रहा, फिर बाद में इलाहाबाद में जो है MP MLA कोर्ट का गठन हुआ, वहां पर सुनवाई हुई और फिर वाराणसी में MP MLA कोर्ट के गठन के बाद जो है वहां पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो है मामले की सुनवाई हो रही थी। इसमें से 2 अभियुक्त फैसला सुनाए जाने के पहले ही दिवंगत हो चुके हैं और केवल मुख्तार अंसारी के ऊपर इस मामले में अभी वाराणसी की MP MLA कोर्ट में सजा सुनाई गई। बिल्कुल बड़ी खबर है, बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है और इस मामले में जिस तरह से बाहुबली को मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है, कहीं ना कहीं आशुतोष अन्य जो बाहुबली हैं, जो दूसरे इस तरह के गुंडे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है। देखिए, पूर्वांचल की जहां तक बात करें, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को जो इलाका था एक प्रचलन सा हो गया था कि अगर आपके पास बाहुबल है, ताकत ज्यादा है, आप जो है उससे जो है जनता आपके पक्ष में रहेगी। वो लोग विधायक भी होते थे, वो लोग मंत्री होते थे, तमाम सारी ऐसी चीजें थी। जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार से झारखंड से कोयला आता था, उस कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, उसके ठेके और पूरे रेलवे के ठेकों पट्टों को लेकर के तमाम तो है आर्थिक मामले भी इसके साथ जुड़े रहते थे। और अक्सर जो है ये गैंगस्टर्स जो थे, वो जो माफिया तंत्र था, वो आपस में टकराया भी करता था। और यही कारण है कि जब पिछले 5-6 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार इन माफियाओं पर जो है नकेल कसने की कोशिश कर रही है और लगातार इनके विरुद्ध जो है फैसले भी आ रहे हैं। तमाम इनके उस अर्थतंत्र को ध्वस्त करने का सरकार प्रयास कर रही है। अगर न रहते तो आज ये निष्कर्ष नहीं आता। योगी सरकार ने जो भी मदद की हो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर गवाह के तौर पे अजय राय जी और उनके सहयोगी विजय पांडे जी अगर न होते तो आज यहाँ का रिजल्ट कुछ और होता। सिर्फ मुख्तार आज जब कोर्ट की शुरुआत हुई, क्योंकि बहुत हाईलाइटेड है, कैसा रहा, कौन था कोर्ट में और आखिर जज ने क्या? तो ये आप वकील को सुन रहे थे जो इस मामले पर जो फैसला आया है उसके बारे में अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। हमारे सहयोगी संवाददाता आशुतोष शुक्ला हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, एक बहुत बड़ा संदेश गैंगस्टर्स को, माफियाओं को, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूपी सरकार लगातार माफियाओं पर नकेल कस रही है और इस तरह का जब फैसला आता है कोर्ट से तो ये एक बहुत सशक्त संदेश देता है कि माफियागिरी नहीं चलेगी। केवल यहाँ के MP MLA कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी को ही मामला चल रहा था। बाकी जो अन्य अभियुक्तगण थे उनका मामला इलाहाबाद के जिला न्यायालय में लंबित है। तो क्या बाकी लोगों का जो सुनवाई चल रहा है तो क्या ट्रायल पे ही अभी है? नहीं जी, अभी ट्रायल की स्टेज पे है। जी जी जी, आज 2 बजे फैसला आ जाएगा। जी जी जी। तो अवधेश राय हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला, मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। वाराणसी की MP MLA कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है और इस पर अनुज यादव एडवोकेट क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ऑनरेबल कोर्ट जो है ठीक 12 बजे कोर्ट में आके बैठी और जो है एक्यूज जो मुख्तार अंसारी जो चेहरा उनका कोर्ट की तरफ था उनको उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिया और उनको जो है ये कहा कि आप जो है इस मामले में 145 और 302 में दोषित करार दिए जाते हैं और
सजा के प्रश्न पे उस वक्त सरकारी वकील जो लोग थे और जो मृतक अवधेश राय के जो भाई हैं, जो पूर्व मंत्री रहे, वो भी कोर्ट रूम में थे। उनके जो पर्सनल एडवोकेट अनुज यादव थे वो कोर्ट रूम में थे। काफ़ी संख्या में एडवोकेट थे और कोर्ट ने उस दोषसिद्धि पे जो सजा पे 2 लंच बाद पे रखा है। मतलब 2 ही सजा। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि 302 जिस पे जो आरोप इनके ऊपर दोषित करार दिए, इसमें आईपीसी में सिर्फ 2 ही सजा है, आजीवन कारावास या फांसी। तो अब ये तय हो गया है कि लंच बाद उनको 2 सजा में से 1 सजा दी जाएगी, या तो आजीवन कारावास होगा या तो फांसी होगा। तो 2 बजे ये फैसला आना है कि उनको क्या सजा दी जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए एक्सप्रेस न्यूज मेरी सहयोगी जया सिन्हा के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से